ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। जीवन का अर्थ ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान की पिपासा है, और क्योंकि इससे उसके चिंतन को बल मिलता है। किसने कहा है? जेम्स जीन्स ने कहा है। कुपोषण से सेहत पर गहराता संकट। कुपोषण को लेकर भी खूब चर्चाएं भी हो रही हैं, और खासकर बच्चों को जो कुपोषण देखने को मिलता है उनकी भी बातें होती रहती हैं। तो उसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है। भूख के विरुद्ध हमारी लंबी लड़ाई ने खेतों को लहाया, भंडारों को भरा और अन्न की कमी को काफी हद तक दूर किया। मगर इस उपलब्धि के बीच एक मौन संकट पनपता रहा, और वह है पोषण की कमी। पेट तो भर गया, पर शरीर को वह संपूर्ण ऊर्जा नहीं मिल सकी जो स्वस्थ जीवन का मूल आधार है। कई दशकों तक दुनिया भर में भूख से लड़ने का मुख्य उपाय यही माना गया कि अधिक से अधिक खाद्यान्न पैदा किया जाए। हरित क्रांति और उसके बाद कृषि के आधुनिकीकरण ने भारत जैसे देशों को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता की राह दिखाई। मगर आज चुनौती केवल पेट भरने की नहीं, बल्कि शरीर को सही पोषण देने की भी है। और यह दोहरी समस्या हमें कृषि नीतियां, फसल विकास की दिशा और खाद्य व्यवस्था पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की ओर इशारा करती है। फसलों की नई नई किस्में इस उद्देश्य से विकसित की गई थी कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिकतम हो सके, और इन किस्मों में खेती की तस्वीर बदल दी और लाखों लोगों को भुखमरी से बचाया। मगर जब पूरी प्राथमिकता उपज बढ़ाने पर केंद्रित हो गई, तब फसलों के पोषण मूल्य पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। और कई अध्ययनों से संकेत मिला कि गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्न की आधुनिक किस्मों में लोह तत्व, जिंक और कुछ विटामिन की मात्रा पारंपरिक देसी किस्मों की तुलना में कम हो सकती है। भले ही यह अंतर बहुत बड़ा ना हो, लेकिन जिस समाज का भोजन मुख्य रूप से अनाज पर आधारित है, वहां इसका प्रभाव व्यापक हो सकता है। और जब आहार में विविधता कम हो और अधिकांश भोजन केवल एक दो फसलों पर निर्भर हो, तब पोषक तत्वों में हल्की सी कमी भी बड़े पैमाने पर कुपोषण का कारण बन जाती है। भारत में पोषण की मौजूदा स्थिति इस सच्चाई को स्पष्ट करती है। दुनिया के चावल और गेहूं के बड़े उत्पादक देशों में शामिल होने के बावजूद भारत में रक्त की कमी, ठिंगनापन और कम वजन की समस्या बनी हुई है। विशेषकर प्रजनन आयु की महिलाएं और छोटे बच्चे इससे अधिक प्रभावित हैं। विभिन्न राष्ट्रीय सर्वेक्षणों और वैश्विक रिपोर्टों से यह बात सामने आती रही कि खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा एक ही बात नहीं है। केवल अनाज की उपलब्धता बढ़ जाने से पोषण की समस्या हल नहीं होती है। महिलाओं और बच्चों में रक्त की कमी का बने रहना इस बात का प्रमाण है कि उन्हें जरूरी लोह तत्व और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2024 में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में से 18.7% कुपोषण से पीड़ित थे। कितना? 18.7%। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसी तरह राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 21 के मुताबिक देश में 5 वर्ष से कम उम्र के 35.5% बच्चे बौने हैं। और इससे एक बात तो स्पष्ट है कि केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि कितना खाद्यान्न पैदा हो रहा है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि उस खाद्यान्न में पोषक तत्वों की स्थिति क्या है। ये आप देखें, जो आंकड़े हैं ना, इनका उपयोग आप लोग कर सकते हैं जब कहीं आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं। इन चुनौतियों को समझते हुए कृषि अनुसंधान संस्थानों ने अब पोषक तत्वों से भरपूर किस्में विकसित करने की दिशा में काम शुरू किया है। जैव संवर्धन इसी प्रयास की एक अहम कड़ी है, और इसमें फसलों की ऐसी किस्में विकसित की जाती हैं जिनमें प्राकृतिक रूप से पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो। और यह समाधान टिकाऊ है, क्योंकि इसमें फसल की कटाई के बाद अलग से पोषक तत्व मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि पोषक सीधे खेतों से ही भोजन में पहुंचता है। फिर भी केवल तकनीकी उपाय पर्याप्त नहीं है। कृषि नीति में व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा, और जिसमें आहार की विविधता को महत्व दिया जाए। पारंपरिक खेती में दालें, मोटे अनाज, तिलहन, फल और सब्जियां सब शामिल होते थे, और जिससे संतुलित पोषण मिलता था। मगर समय के साथ
एक ही प्रकार की फसलों पर निर्भरता बढ़ी और खेतों की विविधता कम हो गई। और जबकि मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार और रागी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और सूखे की स्थिति में इनकी पैदावार अच्छी होती है, और इन्हें पोषक अनाज के रूप में फिर से बढ़ावा देना कुपोषण से लड़ने का सशक्त माध्यम हो सकता है। मिट्टी का स्वास्थ्य भी इसी पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होगी तो फसलों में भी उनकी मात्रा कम हो सकती है। रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग और जैविक पदार्थों की कमी से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है, और इसलिए आप देखिए संतुलित उर्वरक प्रयोग, फसल चक्र, जैविक खाद और मिट्टी परीक्षण जैसी पद्धतियां को बढ़ावा देना आवश्यक है। स्वस्थ मिट्टी में उगाई गई फसलें न केवल अधिक उत्पादन देती है बल्कि बेहतर पोषण भी प्रदान करती हैं, और इस प्रकार मिट्टी की सेहत, फसल की गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सहायता कार्यक्रमों में भी बदलाव की आवश्यकता है, और अब तक इनका मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्याप्त अनाज उपलब्ध कराना रहा है। यदि इन्हीं प्रणालियों के माध्यम से पोषक तत्वों से भरपूर अनाज, दालें और अन्य खाद्य पदार्थ विकसित किए जाए तो पोषण सुधार में खासी मदद मिल सकती है। विद्यालयों के मध्याह्न भोजन और गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण योजनाओं में स्थानीय तथा विविध खाद्य पदार्थों को शामिल करने से उनकी सेहत में सुधार हो सकता है। खाद्यान्न के प्रति उपभोक्ताओं की जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है। शहरीकरण और बदलती जीवन शैली के कारण लोग अधिक प्रसंस्कृत और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये खाद्य पदार्थ ऊर्जा तो देते हैं परंतु उनमें पोषक तत्वों की कमी होती है। संतुलित आहार, साबुत अनाज, दालें, फल और सब्जियों के महत्व को समझाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। यदि परिवारों, विशेषकर माताओं को सही जानकारी मिले तो बच्चों के पोषण स्तर में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। देखा जाए तो आर्थिक पहलू भी इस समस्या से जुड़े हुए हैं। किसान वही फसल उगाते हैं जिसकी बाजार में मांग और उचित मूल्य मिलता है। यदि पोषक तत्वों से भरपूर फसलों को पर्याप्त समर्थन मूल्य और बाजार उपलब्ध नहीं होगा तो जाहिर है कि किसान उनमें ज्यादा रुचि नहीं लेंगे और उनका उत्पादन सीमित ही रहेगा। और इसलिए सरकार को व्यापक स्तर पर ऐसी नीतियां और योजनाएं बनानी चाहिए जो किसानों को विविध एवं पोषक फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करें। और इन सबके बीच जलवायु परिवर्तन भी एक नई चुनौती बनकर सामने आया। तापमान में वृद्धि और अनियमित वर्षा फसल उत्पादन उनके पोषक तत्व मूल्यों को प्रभावित कर सकते हैं, और कुछ शोध बताते हैं कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से बढ़ती मात्रा से फसलों में प्रोटीन और पोषक तत्वों की मात्रा घट सकती है। ऐसे में जलवायु के अनुकूल और पोषण से भरपूर फसलों की नई किस्मों का विकास जरूरी है। 21वीं सदी में भूख से लड़ाई केवल मात्रा पर नहीं बल्कि गुणवत्ता पर भी केंद्रित होनी चाहिए। हर नागरिक को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना मानव विकास की बुनियादी जरूरत है। यदि हम पोषण संवेदनशील कृषि में निवेश करते हैं तो इससे शिक्षा, रोजगार, आर्थिक प्रगति पर दूरगामी एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अब जरूरी है कि हम कृषि विकास के अगले चरण में पोषक तत्वों से भरपूर खाद्यान्न को केंद्र में रखकर आगे बढ़े। अब आप देख लीजिए, समस्याएं बता दी गई, समाधान बता दिया गया, तो यही तो आपको लिखना है आंसर राइटिंग में, निबंध में। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर दिया करिएगा। सौंदर्य का पैमाना, इस दृष्टि में प्राणधारी से लेकर प्राणहीन तक और प्रकृति प्रदत्त से लेकर मानव निर्मित तक जितनी भी संरचनाएं या उपादान विद्यमान हैं सभी सुंदर और असुंदर दो श्रेणियों में वर्गीकृत हैं। कोई भी चीज या तो सुंदर है या फिर असुंदर है। इन दोनों के बीच या इनके अतिरिक्त कोई तीसरी श्रेणी निर्धारित नहीं है। यूं सुंदरता को परिभाषित कर पाना अपने आप में बहुत पेचीदा मामला है। दरअसल सुंदरता को नापने का कोई सार्वभौम, सार्वकालिक और सार्वजनिक पैमाना नहीं है। कहा गया है कि सुंदरता दृश्य में नहीं बल्कि देखने वाले की दृष्टि में होती है। एक ही वस्तु, एक ही कृति या फिर एक ही रूप किसी एक के लिए सुंदर हो सकती है और किसी दूसरे के लिए असुंदर। किसी को आकर्षित कर सकती है तो किसी को विकर्षित। इसके अतिरिक्त सुंदरता काफी हद तक देश, काल, अवसर और परिस्थिति पर निर्भर करती है। यह देखने वाले की सोच और नजरिए पर भी निर्भर करती है कि इन सब के बावजूद यह कहा जा सकता है कि सुंदर असुंदर की आम स्वीकृति के मामले में विरोधाभास की गुंजाइश बहुत कम है।
और यह भी है कि सुंदर और असुंदर के मध्य भेद करने की प्रवृत्ति सिर्फ मनुष्य के पास ही है। अन्य प्रजातियों के लिए सब कुछ एक सा यानी सब धान 22 पसेरी है। हालांकि पशुओं और पक्षियों के अंदर भय, क्रोध, हिंसा, ममता, भूख, प्यास, नींद, स्वरक्षा आदि भावनाएं होती हैं, लेकिन सुंदर असुंदर की समझ उनमें नहीं होती है। सच यह है कि उन्हें सुंदर असुंदर से कोई लेना देना भी नहीं होता है और उन्हें तो बस अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भर से मतलब होता है। समस्त प्राणधारियों में होमो सेपियंस यानी मानव की ही एकमात्र ऐसी प्रजाति है जिसके नर और मादा दोनों ही अपने जीवन के हर क्षेत्र में सुंदरता के आग्रही होते हैं। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि उनके अंदर एक विकसित मस्तिष्क होता है और उस मस्तिष्क में सोचने, समझने और विश्लेषण करने की क्षमता होती है। मानव स्वभावता सुंदरता का पक्षधर है। लगभग सभी लोग सुंदरता के आग्रही होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो असुंदरता को स्वेच्छा से स्वीकार करे, लेकिन सच्चाई है कि सुंदरता की पहचान, पूंछ और प्रशंसा असुंदरता की वजह से ही है। किसी भी गुण, भाव, बोध या फिर दृश्य का मूल्यांकन सदैव सापेक्षता के आधार पर होता है। अच्छाई का अस्तित्व तभी तक है जब तक कि उसके समानांतर बुराई भी है। मिठाई का आकर्षण तभी तक है जब उसके बरकस तीखापन विद्यमान है। उजाले का महत्व अंधियारे के कारण, और ठीक इसी प्रकार असुंदरता ही वह अस्तित्व है जो हमें सुंदरता का बोध कराता है और उसका महत्व स्थापित करता है और हमारी चेतना में सुंदरता के प्रति आकर्षण पैदा करता है। हम सभी अपने जीवन में सब कुछ सुंदर ही चाहते हैं। जीवन पर्यंत सुंदरता पाने की ललक में भागते रहते हैं, उसे सहेजने की कोशिश में हलकान रहते हैं, लेकिन क्या हम वैसा करने में सफल हो पाते हैं? और इसका उत्तर है नहीं। लाख कोशिशों के बावजूद आखिर हमें असफलता ही हाथ लगती है और सुंदरता साथ छोड़ सकती है, लेकिन असुंदरता नहीं। सुंदरता के आकर्षण में पागल बने हम यह ध्रुव सत्र भूल जाते हैं कि असुंदरता की व्याप्ति सुंदरता के मुकाबले बहुत अधिक है। सुंदरता की अंतिम परिणति असुंदरता में ही होती है। सुंदरता अल्पकालिक होती है जबकि असुंदरता दीर्घजीवी। सुंदरता गतिशील होती है लेकिन असुंदरता स्थावर। इसके अतिरिक्त सुंदरता की सीमा होती है, यानी कोई चीज हम कम सुंदर होगी, कोई चीज अधिक सुंदर होगी, कोई उससे भी अधिक सुंदर होगी, लेकिन जो असुंदर है वह सदैव एक सा बना रहता है। प्रकृति का नियम है कि हर सुंदर को एक निश्चित अवधि के बाद असुंदर हो जाना है और प्रातःकाल डाल पर खिला झूमता हर मन को रिझाता सुंदर फूल शाम होते होते कुम्हलाने लगता है। यौवन काल में अपने रूप से लावण्य का स्वामी रहा कोई व्यक्ति स्त्री या पुरुष प्रौढ़ होने की तरफ बढ़ने के साथ ही अपना सामान्य सौंदर्य खोने लगता है। वृद्धावस्था आने तक सारा सलोनापन उड़न छू हो जाता है और असुंदरता उसमें घर बनाकर ठहर जाती है। इसी प्रकार राह चलते लोगों की धड़कन बढ़ाने वाले सुंदर सुक्रांत छबीले युवक आयु के 30 दशक तक आते आते अपने सौष्ठव का आकर्षण खो बैठते हैं। कृत्रिम तरीकों का सहारा लेकर कोई लाख प्रयत्न करे, लेकिन सुंदरता टिकती नहीं है। आखिरकार वही असुंदरता आखिर अपना कब्जा जमा लेती है और जिसे हमने अपने आग्रहों के कारण असुंदर घोषित किया था। इतिहास साक्षी है कि सुंदरता आदिकाल से ही मानव समाज में अशांति और उपद्रव का कारण बनती रही है। पौराणिक काल से लेकर वर्तमान तक जितने भी युद्ध, संधि और खून खराबे हुए, सब सुंदरता पर अधिकार के लिए भी हुए और इसके पीछे ना जाने कितनी जानें चली गई और ना जाने कितनी सत्ताएं मिट गई। इतिहास में वर्णित कहानियां इसकी पुष्टि करती हैं। बावजूद इसके मनुष्य की इतिहास से सबक लेने को तैयार नहीं है। वह सुंदरता का मोह त्याग नहीं पाता है। दरअसल दिन रात, धूप और छांव तथा सुख और दुख की ही तरह सुंदर और असुंदर भी एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह है और इनकी गति को रोक सकना और इसके प्रभाव से बच सकना नितांत असंभव है। कुदरत का अपना नियम है और अपने नियम में वह रंच मात्र भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करती। आज जो सुंदर है कल उसे असुंदर होना ही है। इसलिए श्रेष्ठकर यही है कि हम सुंदर और असुंदर को समभाव से लें। बाकी आप लोग बताइए क्या सोचते हैं आप लोग। ये आप देखिए छोटी छोटी टिप्पणियां रहती हैं। इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है टेलीग्राम पर, तो वहां से जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, पढ़ना हो तो। शुचिता का सवाल। लोकतंत्र में चुनाव की शुचिता का मूल आधार पारदर्शिता और निष्पक्षता पर टिका होता है। पात्र मतदाता ही चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बने, यह सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची में समय समय पर संशोधन जरूरी होता है और इसी उद्देश्य से निर्वाचन आयोग ने देश के विभिन्न राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की है, मगर इसमें कई तरह की आशंकाएं और चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। खासकर पश्चिम बंगाल में पुनरीक्षण को लेकर कई मौकों पर निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को
आमने सामने देखा गया है। सवाल और आरोप वही है कि राज्य में इस प्रक्रिया का राजनीतिकरण किया जा रहा है। पहले नागरिकता प्रमाण पत्रों को लेकर विवाद उठा, फिर बूथ स्तरीय अधिकारियों पर काम के बोझ का मुद्दा सुर्खियों में आया। अब तार्किक विसंगतियों से संबंधित दावों और आपत्तियों के पारदर्शी तरीके से समय पर निपटारे का मसला सामने आया। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह इस कार्य में सहायता के लिए सेवारत और पूर्व जिला न्यायाधीशों को तैनात करने का निर्देश दिया था। अब राज्य के दीवानी न्यायाधीशों की तैनाती और पड़ोसी राज्य झारखंड और उड़ीसा से न्याय के अधिकारियों को बुलाने की अनुमति भी दे दी गई है। और अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग मतदाता बन चुके होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, इसे घटाकर 18 साल किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, आप लोग बताइए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और एसआईआर को लेकर बहुत सारे सवाल भी विपक्ष की तरफ से उठाए जाते हैं और कई आप देखते हैं उसमें आंकड़े सही भी पाए जाते हैं। जो मर चुके हैं, राहुल गांधी भी उन्होंने जिंदा करके लाए थे और पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी भी लाई थी। और उत्तर प्रदेश में पहले आपने देखा है कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के नाम हटाए गए। बाद में आप देखिए योगी आदित्यनाथ ही कहने लगे कि हमारे लोगों के सबसे ज़्यादा नाम हटे, फिर जुड़वाए गए, फिर वही चलता रहता है। तो कोई भी काम हो, मैं कहता हूँ निष्पक्ष तरीके से हो, लोगों का भरोसा बना रहे चुनाव में। अगर आप सोचे चुनाव आयोग पर से हो, चुनाव से लोगों का भरोसा उठ गया तो लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। अभी भी आप देखते हैं 100 में से 40, 50, 60 तक वोट डालते हैं, 40 लोग वोट ही नहीं डालते हैं। 30 से 40% वोट ही नहीं पड़ते हमारे देश में। तो आप समझ सकते हैं कि मतदाता कितना जागरूक है। गौरतलब है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत बिहार से हुई थी और तब से लेकर यह प्रक्रिया विवादों में है। शुरू में चुनाव आयोग की ओर से आधार कार्ड को पहचान पत्र के दस्तावेज में शामिल नहीं करने का मुद्दा प्रमुखता से उठा था, मगर बाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर इसे पहचान के दस्तावेज में शामिल कर लिया गया। मगर पश्चिम बंगाल में आधार कार्ड को लेकर चुनाव आयोग की आशंकाएं अभी भी बरकरार है। शीर्ष अदालत में मंगलवार को आयोग की तरफ से दलील दी गई कि देश भर में फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है और बंगाल में ऐसे मामलों की संख्या सर्वाधिक है। इस पर अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में गहन जांच की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यह समय इसके लिए उपयुक्त नहीं है। साथ ही कहा कि चूंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन से आधार को पहचान प्रमाण के रूप में शामिल किया गया था, इसके लिए इसे स्वीकार करना होगा। और आप देखते हैं कि मतदाता कितना जागरूक रहता है। क्या मतदाता ही अपना वोट मतदाता सूची में जुड़वाए? वही आप देखिए संशोधन के लिए जो भी प्रक्रिया उसके चक्कर लगाए, वही वोट डालने ले जाए। मुझे लगता है कि पूरा देश का भार मतदाता के कंधों पर रहता है। अब एसआईआर मध्य प्रदेश में भी हुआ और मैंने भी अपना 10वीं की अंक सूची जो भी मार्कशीट रहती है, जो जो मांगा उन्होंने भेज दिया। अब मेरा पूरा नाम लिखने की वजह उन्होंने केवल मेरा पहला नाम लिख दिया। वो एसआईआर का नोटिस मुझे भी आया, बोला कि वो आपको भी उपस्थित होना पड़ेगा एसडीएम के सामने। तो मैंने बोला कंप्लेंट डाली ऑनलाइन, तब जाकर उसका वो बोले नहीं आपको नहीं आना पड़ेगा, यहीं से अपलोड हो सकते हैं डॉक्यूमेंट। तो ये हाल है। और बहुत वो आधार कार्ड में जैसी गलतियां नहीं की शुरुआत में, अब लोग सुधरवाते फिर रहे, उसी तरह से इसमें भी देखने को मिल रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार का दावा है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत राज्य में तार्किक विसंगतियों को लेकर बड़ी संख्या में लोगों को नोटिस भेजे गए और अब करीब 80 लाख दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाना है, जिसमें निष्पक्षता बेहद जरूरी है। स्थिति के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय ने इस कार्य में मदद के लिए सेवारत पूर्व जिला न्यायाधीशों को तैनात करने का निर्देश दिया। सवाल है कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया में शीर्ष अदालत को बार बार दखल क्यों देना पड़ रहा है। इस कार्य को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है और इसमें संबंधित राज्य सरकार को भी हर संभव सहयोग करना होगा। और ऐसे में अपेक्षा यही की जाती है कि इस कार्य को सियासत से दूर रखकर बेहतर समन्वय और सामंजस्य के साथ काम किया जाए। बहरहाल सबसे जरूरी पहलू है कि नई मतदाता सूची तैयार करने में पूरी ईमानदारी बरती जाए ताकि सभी पात्र नागरिकों का मताधिकार सुरक्षित रहे। और एक और देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जो आपात जो लोग वोट डालने के काबिल नहीं है, एक तरह से अवैध रूप से हमारे भारत में आ चुके हैं, जिन लोगों ने वोटर सूची में नाम जुड़वा लिए हैं, उनके नाम हटना चाहिए, इसमें कोई दोहराया नहीं है। एक निष्पक्ष जो मतदाता सूची हो वो बनना चाहिए, ईमानदारी हो। लेकिन आप देखते हैं कि वो बिहार में घुसपैठियों का खूब मुद्दा उठा, लेकिन बिहार में तो एसआईआर हो गया ना, चुनाव हो गया ना, अब सब कुछ खत्म है। वहाँ चुनाव आयोग ने ये भी नहीं बताया कि कितने आपात पाए गए, कौन कितने बांग्लादेशी पाए गए, कितने रोहिंग्या पाए गए, कितने आप देखते हैं नेपाली पाए गए। तो इसी को लेकर विपक्ष भी सवाल खड़े करता रहता है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हो गई थी।
आवागमन में बाधा। महानगरों से लेकर छोटे कस्बों तक यातायात प्रबंधन में हर स्तर पर अक्सर लापरवाही साफ नजर आती है। खासतौर से उन जगहों पर जहां सड़क संकेतक काम नहीं कर रहे होते, यातायात पुलिसकर्मी तैनात नहीं होते हैं। वाहन चालकों के एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ से भी जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। हद तो तब हो जाती है जब रैलियां, पदयात्रा और विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं, वाहनों की लंबी कतारें लग जाती है। ऐसा लगता है कि यातायात नियम भीड़ में शामिल लोगों के लिए बने ही नहीं है, और यहां तक कि एम्बुलेंस और दमकल वाहनों को भी रास्ता देने की जरूरत नहीं समझी जाती। ऐसी ही एक घटना चंडीगढ़ में मंगलवार को देखने को मिली, जब विपक्षी दलों की पदयात्रा के दौरान यातायात जाम होने से पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वाहन फंस गए। इसके बाद उच्च न्यायालय ने कड़ा संज्ञान लेते हुए चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक को तलब कर यातायात व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। इसमें दोहराया नहीं कि राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर संपर्क मार्गों तक यातायात जाम की समस्या अब आम बात हो गई है। यातायात नियमों की हर स्तर पर अनदेखी की जाती है। अक्सर यह देखा जाता है कि विभिन्न स्थानों पर लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं, जिससे न केवल उनकी कीमती समय बर्बाद हो जाता है, बल्कि उन्हें कई तरह की परेशानियों से भी दो चार होना पड़ता है। अगर आए दिन इस तरह के मामले भी सामने आते रहते हैं कि यातायात जाम की वजह से एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिला, उसमें ले जा रहे मरीज को समय पर उपचार नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई। चंडीगढ़ में यातायात अवरुद्ध होने की घटना, उस पर उच्च न्यायालय की ओर से लिए गए तत्काल संज्ञान को उस व्यवस्था में सुधार के लिहाज से अहम माना जा रहा है। खबरों के मुताबिक पुलिस महानिदेशक ने भरोसा दिया कि शहर में इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। इससे स्पष्ट है कि अगर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए तो समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है। ये आप देख लीजिए, पंजाब है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। ये उत्तर प्रदेश है, ये पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। ये मध्य प्रदेश है, भोपाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। ये उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की जो कहानी है वो कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।